ये बात मान रहे हैं ना, इसके लिए आप रजामंद हैं कि ओबीसी और एससी के आरक्षण में से जो है मुसलमानों को जो है आरक्षण देना चाहिए? मैं क्या मान रहा है, संविधान कह रहा है ठीक कि है, सभी जातियों को आरक्षण, जो एससी और बीसी है, किसी हिंदू में, क्रिश्चियन में है, सिख में है, ठीक, मुसलमान में है, अब अगली बात सभी में है। अब नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाना जो है बीजेपी ने अच्छा कदम किया। अरे बीजेपी ने अपनी 5 सीटें बचा ली, अन्यथा साफ थी, एक भी सीट बचनी नहीं थी। ये तो ओबीसी को एक झुंझुने की तरह, मतलब जो है ना भाई, अब बचाओ। नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने राजकुमार सैनी की राजनीति कम कर दी या खत्म कर दी। इसमें बिल्कुल 100% ये मास्टर स्ट्रोक था बीजेपी का। हमारे साथ हैं ओबीसी समाज के कद्दावर नेता और हरियाणा की राजनीति में जिनके बयानों से तहलका मच जाता है। 2017 के जाट आरक्षण में इनके बयानों ने तो तूफान ही मचा दिया था। अब आखिर में हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और उनकी पार्टी जो है इस चुनाव में किस तरीके से योगदान देने जा रही है, उसी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं राजकुमार सैनी जी। नमस्कार राजकुमार जी, काफ़ी लंबे समय से जो है ऐसा लग रहा है कि जो आपकी आवाज़ है वो बंद सी हो गई है। मीडिया में भी अब उस तरह की आवाज़ नज़र नहीं आती जो पूरे हरियाणा की राजनीति में तहलका मचा देती थी। चर्चा ही चर्चा केवल होती थी। क्या वजह मान रहे? अगर आपने वाकई राजकुमार सैनी की आवाज़ को देखना है तो गूगल पे सर्च करके, ना कुरुक्षेत्र का सांसद बोलना, ना एमपी बोलना, ना हरियाणा का मंत्री बोलना, सिर्फ राजकुमार बोलना है। पूरे वर्ल्ड का जो गूगल नेटवर्क है वो सिर्फ राजकुमार सैनी को ही उठाएगा, चाहे इसमें फिल्मी हीरो क्यों ना हो, उनको नहीं उठाएगा। राजकुमार सैनी ने जितने वीडियो सर्कुलेट किए होंगे जनता के बीच में, उन सब का एक ही मैसेज है कि हिस्सेदारी, और हिस्सेदारी तब मिलेगी जब आपका अंधविश्वास से रिश्ता कट जाए और आप मानसिक गुलामी छोड़ करके अपने हकों की लड़ाई लड़ना सीख लें। इस वास्ता आवाज़ तो मेरी बरकरार है, लेकिन वो सोशल मीडिया पे है। आजकल मीडिया मोदी की वजह से गूंगा है, और वहाँ मैंने कल ही परसों लगभग 10 पार्टियों का एक गठबंधन करके, जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पोते, जिनकी पार्टी है राष्ट्रीय, उनकी पार्टी है ये ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी, जिसके अध्यक्ष हैं भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर, और भारतीय विरोधी दल के विजय कसाना जी, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से मैं, और राष्ट्रीयवादी परिवर्तन पार्टी से लीलाराम जी, और लोक जनशक्ति के श्री ओमपाल कश्यप जी, सोशलिस्ट पार्टी के श्री मानीराम बहलान जी, और भारतीय जनराज पार्टी के राय सिंह जी, और बहुजन मुक्ति पार्टी के जगदीश प्रसाद महेंद्रगढ़, जो वामन मेश्राम वाली है, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इन सब पार्टियों का समावेश करके एक बड़े गठबंधन, जिसको हम फर्स्ट फ्रंट कह सकते हैं, वो बनाया। और सारी मीडिया यहाँ थी, एक अखबार को छोड़ करके बाकी सारी न्यूज़ सोशल मीडिया ने की, और सारे अखबार वालों को हमने सम्मान सहित अपील की कि भाई हमारी खबर छाप देना। एक आध को छोड़ करके किसी ने खबर तक नहीं छापी, जो हरियाणा की राजनीति का एक इतना बड़ा घटनाक्रम है। तो कौन से मीडिया की बात करें कि मीडिया कहीं किसी की आवाज़, मीडिया सिर्फ वो आवाज़ उठाता है जो जहाँ से उनको लाभ होता है। अब वो लाभ को तो मोदी जी दे सकते हैं, या कोई बड़े घराने अडानी अंबानी कर सकते हैं, जिन्होंने सारे चैनल खरीद लिए हैं। अब कौन से मीडिया की बात करें, मैं तो सुदर्शन मीडिया को जानता हूँ। यहाँ थोड़ा बहुत मैं अपनी बात कहने के लिए आज अपने आप को भाग्यशाली भी समझता हूँ, और आपके सामने जो बात कहूँगा वो कहूँगा जो जनहित से जुड़ी हुई है। दूसरा ये है कि आपका जो राजनीतिक कैरियर है काफ़ी लंबा राजनीतिक कैरियर रहा। 1977 में आप पंच बने
हरियाणा सरकार में मंत्री भी रहे, परिवहन मंत्री भी रहे। उस समय एक तरीके का आपका कार्यकाल याद किया जाता है कि आपने ड्राइवरों की शिक्षा पे बड़ा ध्यान दिया था। और इसके बाद जो है आप बीजेपी में 2014 में शामिल हुए और सांसद भी बने कुरुक्षेत्र के। तो लेकिन आपकी जो पहचान रही है वो एक बड़े ओबीसी नेता के तौर पे रही है। और संभवतः ये माना जाता है कि बीजेपी ने जो 2014 में बड़ी संख्या में जो यहाँ पर अपने बल पे सीट जीती थी, वो आपकी ही वजह से माना जाता है कि एक बड़ा ओबीसी वर्ग जो है आपके साथ था, जो बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार हुआ आपके चेहरे को देखते हुए। क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी को ये समझा चुका था कि अब अगर कोई न्यूट्रल वोट बैंक है, बाकी तो सभी जातियों में बंटे हुए लोग हैं, जो राजनीतिक दल हैं वो भी जातियों के लेवल लगे हुए हैं, लेकिन ओबीसी वोट की कोई पार्टी अपनी लालू, मुलायम या इसके सपा या बीएसपी के अलावा, आरजेडी के अलावा कोई और पार्टी धरातल पे नहीं थी। इस सारे एनालिसिस को करके बीजेपी वालों ने नरेंद्र मोदी को बैकवर्ड बना के, जबकि बिहार में मतलब वैश्य समाज और बनिया समाज को उसमें लिया गया, और गुजरात में मोदी ने 2 साल पहले ही अपनी जाति को बैकवर्ड बनाया, लेकिन उससे भी कोई असर पड़ने वाला नहीं था। जैसे ही हमने इस मूवमेंट के साथ काम करते करते लगभग जो है ना, हम 96 से लेकर के 2014 तक 10-12 साल तक हम कंटिन्यू थे। लेकिन उस वक्त जो ओबीसी वोट बैंक था, उसके मन में ये रहा कि प्रधानमंत्री भी अब हमारा ओबीसी बनने जा रहा है, चाहे वो असली या नकली है, और हमारा सांसद भी यहाँ से, और पूरे हरियाणा के अंदर भी ये फर्स्ट बार ऐसा लगा कि भाई यादव भी आ गया, सैनी भी आ गया, गुजर भी आ गया, और सारे बैकवर्ड जो है ना इसमें इकट्ठे हो गए। तो भाई क्यों ना अब 2 करोड़ नौकरियां का जो बीजेपी का एजेंडा है उसको अचीव किया जाए, महंगाई, भ्रष्टाचार को रोका जाए, किसानों की आमदन 2 गुनी करवा दी जाए। इन सब बातों के झांसे में हम भी आए, लेकिन वो झांसे निकले। जो पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि भाई जो अपर कास्टें हैं वो बैकवर्ड का लाभ, बैकवर्ड के अंदर घुसपैठ कर रही हैं, उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। उस बात को लेकर के जब आपने जिक्र कर ही दिया कि जाट आरक्षण के समय आपका बड़ा बयान से तूफान मचा, मेरे बयानों से तूफान नहीं मचा, कुछ लोगों की गफलत से तूफान मचा। लेकिन आरोप मेरे सर मढ़ने का प्रयास किया, जबकि मैंने ये कहा था कि आज देश के अंदर वो स्थिति पैदा हो गई है कि हर कोई आरक्षण मांग रहा है। मराठे आरक्षण मांग रहे, गुज्जर आरक्षण मांग रहे, पटेल आरक्षण मांग रहे, जाट आरक्षण मांग रहे। तो 3-4 जातियां और बचती हैं, ब्राह्मण हैं, बनिए हैं, पंजाबी हैं, ठाकुर हैं। तो सबको साथ ले लिया जाए, और सबको साथ ले करके जातिगत जनगणना हो, और जातिगत आधार पर सबके हकों को सुनिश्चित सुरक्षित कर दिया जाए। आधार 1947 मान लें, आधार 1931 मान लें, या आज की जातिगत जनगणना करके एक बार फाइनल कर दें किस जात का हिस्सा कितना रहेगा, उसकी संख्या कितनी है। जैसे एससी वर्ग की संख्या 23% है, उनका 22.5% रिजर्वेशन है। अब उसमें कोई किंतु परंतु नहीं कर सकता, उनकी संख्या चाहे अब बढ़े चाहे घटे, लेकिन उनका 22.5% सुनिश्चित है। इसी प्रकार से सभी जातियों को, ये मैंने कहा कि 100% आरक्षण की देश को जरूरत है। आज राहुल गांधी वही बात कहने लग रहे हैं कि हम जाति की जनगणना कराएंगे, हर जाति को समान अधिकार देंगे और उसकी संख्या के आधार पर सामाजिक न्याय करेंगे। ये बात उस वक्त हो सका जो आरक्षण का बवाल खड़ा कर रहे थे, उस वक्त वो बात उनकी समझ में नहीं आई। आज अपने नेता को कह के देखें कि भाई आप कैसे मतलब 100% आरक्षण की बात कर रहे हैं। लेकिन बांदी को तो सब कह देंगे कि ये नंगे हैं, या मतलब जो है ना अश्लील हैं।
लेकिन रानी को फिर कौन कहेगा? हमेशा जो है ना, कमजोर तबके की कही हुई बात को लोग अदरवाइज लेते हैं, और बड़े लोग अगर कुछ भी बोलते हैं तो उसका संज्ञान नहीं लिया जाता। मैं तो सिर्फ इस हकदारी की लड़ाई को लड़ रहा हूं। इस देश में जो 52% बैकवर्ड समाज है, आज नीतीश ने जनगणना कराई है, वो बिहार के अंदर 55% बैकवर्ड की संख्या निकली है। 55 से 60 तक भी गई किन्हीं जिलों में। उनका हिस्सा अभी तक ये 11.23% है। अब 10-11% तो दान में दिया जाता है, यानी 55% लोगों का हिस्सा 11, अपने से 5वां हिस्सा। वो तो सीधी साझी को लोग देते थे पहले, जो सीधी साझी लगाते थे किसान, उसको 5वां हिस्सा देते थे। और दान देने के वक्त अपने खेत से 10% दसवंध जिसको कहते हैं, और गुरु ग्रंथ साहब में भी दसवंध का शब्द आता है कि वो दसवंध निकालते हैं लोग दान दक्षिणा के लिए। मेरा सिर्फ इतना है कि हम दान के पात्र नहीं हैं कि हमें आरक्षण दान के तौर पे आप दे रहे हो। अभी ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन हुआ, 5 मिनट में पास कर दिया। बहुत सारे लोग वकालत करते हैं कि ये तो आर्थिक आधार होना चाहिए रिजर्वेशन का। भाई, कल विजय माल्या बहुत बड़े मल्टी मिलियनियर थे, आज फकीर हैं। सुब्रत राय मर गया, वो आज फकीर हो गए मरे। और कोई भी आदमी आज अमीर है, कल गरीब हो जाएगा। कल गरीब था, आज अमीर हो गया। और जिन लोगों के हाथ में सत्ता रहती है, उनके पास अपने ही गरीब बतेरे मिल जाएंगे। वो बाकी की जातियों को नजदीक भी नहीं फटकने देंगे, वो अपने ही अपने लोगों को भर देंगे सबको। भाई, ये मेरा ये भी गरीब है, मेरा ये भी गरीब है। अगर आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन, ये जो आरक्षण था, ये सभी जातियों का शासन और प्रशासन में साझेदारी, हिस्सेदारी का मतलब है कि कोई किसी जाति का शोषण ना कर सके। हर जाति का प्रतिनिधि इस शासन प्रशासन व्यवस्था में बैठा होना चाहिए। ये मकसद है रिजर्वेशन का। लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि 2017 में जो जाट आरक्षण हुआ और जो आपने जाट आरक्षण का विरोध किया, उससे आपको एक राजनीतिक नुकसान भी उठाना पड़ा? जहां उस समय चर्चा तो खूब हुई आपके बयानों की, लेकिन एक तरीके से कहा जाए आपको राजनीतिक नुकसान भी उसका उठाना पड़ा। देखिए, ये तो बनाने वाले जो ताकतवर लोग होते हैं, वो दूसरे के सर मढ़ देते हैं, और इसका फायदा बीजेपी ने जाट नॉन जाट करके उठा भी लिया, और नुकसान उन्होंने ज्यादा भुगता। मेरा तो एक का नुकसान हुआ, उनकी तो पूरी बरादरी का नुकसान हुआ, क्योंकि उसका फायदा बीजेपी ने उठाया। जाट नॉन जाट का जो 35-1 36-1 के नारे दिए गए, वो दिए बीजेपी ने। मैंने आज तक इस बात के अलावा के आरक्षण 100% हो, बताइए मैं कौन सी जाति का विरोध कर रहा है इसमें? 100% में सब जातियां आती हैं। फिर मैंने कहा, एक परिवार में एक रोजगार की सुनिश्चितता होनी चाहिए। जिन परिवारों में, चाहे वो जाट थे, चाहे वो राजपूत थे, चाहे वो ठाकुर थे, चाहे वो ब्राह्मण थे, मैंने कहा एक परिवार में एक रोजगार। बाप को नहीं मिली, बाबा को नहीं मिली, पोते को नहीं मिली, कम से कम आज भी लाखों पद बैकवर्ड के हमारे बैकलॉग के पड़े हैं। अगर चाहे तो मुख्यमंत्री बैकवर्ड का बना दिया, अब उनको भर दे। 2 महीने तेरे पास हैं थे, अभी भी आचार संहिता नहीं लगी। एक ऑर्डिनेंस पास कर कि जिस परिवार की 3 पीढ़ियों में कोई बच्चा नहीं लगा, उसका अगर मैट्रिक या मिडिल पास बच्चा है तो उसको चपड़ासी माली की इतनी पोस्टें आपके पास खाली पड़ी हैं, पुलिस की, क्लर्क की, उनमें टेबल ऑपरेटर की, कहीं भी अस्पतालों के अंदर दफ्तरी की और सुपरवाइजरों की इतनी पोस्टें पड़ी हैं, कहीं भी उनको एडजस्ट कर दे। एक परिवार में एक रोजगार, इसमें मैंने कौन सी जात की बात करी? तीसरी बात कही मैंने, सारी पार्टियां किसान की बात करा। मेरा तीसरा मुद्दा था कि किसान और मजदूर को इकट्ठे तहसील में एक रिकॉर्ड बनाए, तहसीलदार के पास उसका हिसाब रहे, आधा पैसा किसान जमा कराए, आधा पैसा सरकार जमा कराए। मजदूर को 2 गुनी पगार मिलनी चाहिए, 300 सरकार दे रही है, 300 किसान दे दे, तो उसकी दिहाड़ी बन जाएगी 600, 400 से 600 पे चला जाएगा। देश का प्रोडक्शन बढ़ेगा कि बेले बैठ करके मस्ट्रोल खाली
बोगस रजिस्टर मनरेगा को लुटवाने से देश बचेगा, देश के किसान को भी बचत होगी, उनको सस्ते में मजदूर मिल जाएगा, मजदूर को दोगुनी पगार मिल जाएगी। चौथी बात कही थी मैंने कि आबादी कंट्रोल होनी चाहिए, हम दो हमारे दो, इसमें भी और ऊपर किसान वाले में भी। अगर जाट समाज के किसान अपने आप, वैसे सभी जातियां किसानियत करती हैं, लेकिन एक समाज कहता है कि हम ज़्यादा बड़े किसान हैं तो उनको ज़्यादा फायदा हो जाएगा। हम दो हमारे दो भी सबसे ज़्यादा उसी समाज के लोग जानते हैं कि ज़मीन ना बटे, ये भी उन्हीं के फायदे की बात थी। तीसरी पांचवी बात मैंने कही कि विकलांग विधवा और वृद्ध पेंशन 5,000 और बेरोजगारी भत्ता 10,000 जब तक नौकरी ना मिले। इन 5 बातों के अलावा मैंने कोई बात जिसका अनर्गल मतलब निकलता हो वो कही हो तो मैं गुनाहगार हूं। लेकिन जिन लोगों ने उत्पात किया उनको समझ में आ गया कि बीजेपी ने फायदा उठा लिया, और अब भी बीजेपी इसी फिराक में है कि जाट नॉन जाट का खेल बन जाए और किसी तरह से जो है ना हमारी गेम हमारे पाड़े में रहे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में आप कांग्रेस के दरवाजे तक गए और कांग्रेस में ही विरोध खड़ा हो गया कि राजकुमार सैनी को क्यों लिया जा रहा है। तमाम तरह की बातें हुई कि वो तो जाटों का विरोध करते रहे हैं, तीखा जबान बोलते रहे हैं, इस तरह की भी खूब बातें हुई। और आखिर में जो है हुड्डा साहब से आपकी मुलाकात की भी खूब चर्चाएं हुई, फिर हुड्डा साहब इसे पल्ला भी झाड़ते नजर आए। तो क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं तो आपको नुकसान हुआ है इस चीज़ का? देखिए, ये एक कहानियां बनाते हैं लोग, मनगढ़ंत भी होती हैं। आपने कहा कि हम कांग्रेस के दरवाजे तक गए, कांग्रेस के दरवाजे तक हम नहीं गए। हम एक मुद्दे के तहत बिना किसी शर्त के हमने कांग्रेस को समर्थन दिया कि राहुल गांधी ने 8,000 किलोमीटर की जो यात्रा की उसमें सामाजिक न्याय की बात की कि पीएमओ में कोई सेक्टरी बैकवर्ड का नहीं, इसलिए मीडिया में कोई नहीं, ब्यूरोक्रेसी में कोई नहीं, जो हैं भी वो साइड लाइन है। हम सामाजिक न्याय करेंगे और जातिगत जनगणना करा के सभी का हिस्सा सुनिश्चित करेंगे। ये मुद्दा हम भी उठा रहे। ये मुद्दा देश के अंदर सैकड़ों पार्टियां इसी मुद्दे के तहत राजनीति कर रही हैं कि जातिगत जनगणना होकर के सभी का हिस्सा सबको मिलना चाहिए। मैंने 104 पार्टियां इकट्ठी की और राहुल और खड़गे के उसमें हाजिरी में, उनकी उपस्थिति में कांग्रेस से सिर्फ 2 टूक बात की कि हमें आपसे कुछ नहीं लेना। आपने एक कॉल, एक मैसेज, एक वक्तव्य आपने दिया है कि हम जातिगत जनगणना करेंगे और यही बात हम कह रहे हैं। तो हम पार्टी में, मतलब कोई एक स्टेट में, कोई एक जिले में, कोई एक, हम पूरे इंडिया में कांग्रेस पार्टी के लोग काम अगर इसी इशू के ऊपर करना चाहते हैं तो हम आपको साथ देते हैं कि आप सामाजिक न्याय के लिए कटिबद्ध होकर के ये सामाजिक न्याय करें। हम आपको बिना शर्त समर्थन, बिना कुछ बार्गेनिंग, बिना कुछ लिए हमने उनको समर्थन किया मुद्दे के ऊपर। हमने ना उनकी पार्टी ज्वाइन की, ना आज हम कांग्रेस की पार्टी में ज्वाइन है, और ना हमने उस वक्त कोई डिमांड अगले चुनाव के लिए की। हमने तो कहा कि आपने कहा कि जातिगत जनगणना होगी और सामाजिक न्याय करेंगे, इस मुद्दे पर हमने समर्थन दिया। अब रह गए कि कुछ लोगों ने उसकी वीडियो बना करके हुड्डा से भी पूछा कि भाई आप जो है ना ऐसे कैसे राजकुमार सैनी को साथ ले रहे हो। मैं कहाँ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहा हूँ, हम तो मुद्दे के साथ समर्थन दे रहे, और इस वजह से कांग्रेस पार्टी ने यहाँ 5 सीटें जीत भी ली। अच्छा, आपका जो फ्रंट है विधानसभा चुनाव में, कल जो है संसद में राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की बात की, तो क्या माने कि उस मुद्दे को जो है आप कांग्रेस का समर्थन करेंगे विधानसभा? नहीं, अब तो हमारा अपना गठबंधन है, हम प्रदेश में, वो ये नेशनल चुनाव नहीं है, ये चुनाव हरियाणा का है। इसमें हमने ये 10 पार्टियां, अब से पहले हमने एक गठजोड़ किया है और ये गठजोड़ 90 की 90 सीटों पर, कोई 10 सीट लड़ेगा, कोई 5 लड़ेगा, कोई 20 लड़ेगा, तो सारी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये हमारा मकसद नहीं। अगर कांग्रेस वालों को लगता है
कि भाई इस गठबंधन को भी साथ इंडिया गठबंधन के साथ जोड़ना है, तो वो मुद्दों के आधारित वही बात हम करें, वही वो करें, वो जोड़ लें। लेकिन वो तो उनकी सोच है, उनकी मर्जी है। हम जाके फरियादी बन के वहाँ कहें कि आप हमें मिलो, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको लगता है कि जो शतरंज के मास्टर हैं, जो शतरंज के खिलाड़ी हैं, उन लोगों ने जाट नॉन जाट भी करना है, उन लोगों ने हिंदू मुसलमान भी करना है, उन लोगों ने धर्म की चाशनी में भी बैकवर्ड को डुबो करके उन्होंने राम श्याम के मुद्दे को भी पूरा हाईलाइट करना है। उन लोगों ने हर शतरंज का पैंतरा चलाना है। अब ये तो बीजेपी का गेम है। उन लोगों ने राजकुमार सैनी के सामने जो मास्टर स्ट्रोक मारा है कि जैसे ही हमने 104 पार्टियों का समर्थन खड़गे राहुल को दिया तो बीजेपी की हवा निकल गई। उन्होंने सोचा कि राजकुमार सैनी के साथ ओबीसी समाज बहुत जुड़ा हुआ है, कहीं ऐसा ना, और अगर नैब सैनी को ना बनाते तो 10 की 10 हार जाते, इसी मुद्दे पर हार जाना था। लेकिन उन्होंने मास्टर स्ट्रोक मारा और अपनी 5 सीट बचा ली। लेकिन बीजेपी के साथ आपका क्या हुआ? आप तो गोल्डन आई बॉय की तरीके थे यहाँ हरियाणा की राजनीति में बीजेपी के लिए। उसने आपको सांसद भी बनाया कुरुक्षेत्र से। लेकिन अब बीजेपी से ऐसा क्या हो गया कि आप बीजेपी को भी आपने अलविदा कह दिया और आज जो है आप बिल्कुल खिलाफत में ही खड़े हैं। लोकसभा में आपने कांग्रेस का ही समर्थन किया। बीजेपी इस देश को नफरत की आग में झोंक रही है, चाहे वो जाट नॉन जाट की आग में झोंक करके मतलब सीधा करे, चाहे हिंदू मुसलमान की आग में झोंक करके सीधा करे, चाहे वो अगड़ा और पिछड़ा की आग में झोंक करके सीधा करे। इस देश में धर्म की राजनीति जितने जोरों पे बीजेपी लोगों का मानसिक गुलाम बना करके उनको इस्तेमाल करने का प्रयास कर रही है, शायद कभी किसी उम्र में ऐसा हुआ हो। ये महापुरुष बैठे, शिक्षा का खेल महात्मा ज्योतिबा फूले ने चलाया। कभी मनुवादी व्यवस्था ने निचले तबके को पढ़ने का अधिकार दिया। उन्होंने तो कहा नारी नीच योनि है। जो इस विचारधारा के लोग हैं, जो अपनी माँ बहन बेटी को मनुस्मृति में भी तो यही कहा गया है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। उसी मनुस्मृति में उन्होंने कहा ब्रह्मा ने किस इस सृष्टि की रचना की और किससे की? अपनी बेटी से। वो अनुरुद्धाचार्य कह रहा था, वह उसकी गायत्री उसकी बेटी भी है, उसकी पत्नी भी है। लेकिन जिन शास्त्रों को लोगों ने पेश किया, अगर उसमें मानसिक गुलामी नहीं झलकती, तो मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूँ कि इन्होंने नारी जाति को, मनु ने कहा कि नारी नीच योनि है। जिस मां से वो पैदा हो रहा उसको वो नीच योनि बता रहा। ढोल गवार सुदर पशु नारी, ये तो इसमें नहीं है। सकल ताड़ना के अधिकारी, देखिए सकल ताड़ना के अधिकारी। अब ताड़ना सब शिक्षा दे रहे। हाँ। अच्छा भाई ढोल को क्या शिक्षा दोगे? अच्छा भाई ऊंट को बैल को क्या शिक्षा दोगे? ढोल गवार सुदर पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, कि इनको पीट के काम लिया जा सका, ताड़ के काम लिया जा सका। इसका मगर ऊंट को शिक्षा दे रहे हो तुम। जो लोग अपने आप घड़ते और फोड़ते रहते हैं, एनालिसिस करते हैं, पूज्य विपर सकल गुणहीन मत पूज्य सूदराज सकल गुण प्रवीण, कितना भी गुणों से ज्ञानी परिपूर्ण हो सकल से भी वो पूजनीय नहीं है। ब्राह्मण हर हाल में पूजनीय। जिन शास्त्रों में ये पेश हो रहा, आप उस बात का लेकर ठेका पूरे बैकवर्ड समाज के ऊपर थोप करके हिंदू मुसलमान का भय। आज देश में 600 जज हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। अगर मैं एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे। जब आपने ये मुद्दा उठाई दिया, नहीं, मैं एक बात बता, नहीं आपने अभी हिंदू मुस्लिम की बात की। आपने इस देश का बंटवारा जो है हिंदू मुसलमान के नाम पर हुआ। आप जिन महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर भी संविधान सभा में कहा था कि आरक्षण जो है केवल हिंदुओं में जो बैकवर्ड हैं और पिछड़ी जाति के लोग हैं उन्हीं को दिया जाएगा।
लेकिन आप जैसे ओबीसी नेता तब क्यों नहीं बोलते हैं जब कांग्रेस जैसी तमाम पार्टियां कर्नाटक में, तेलंगाना में जो है मुसलमानों को ओबीसी और एससी समाज के आरक्षण को छीन करके देती हैं। ठीक इसी तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया मुस्लिम विद्यालय जो है आयोग बना करके बाकायदे जो विश्वविद्यालय केवल पिछड़ों को और दलितों को शिक्षित किए जाने के लिए बनाया जाना चाहिए था, वो विश्वविद्यालय उन्होंने माइनॉरिटी के नाम पर बना दिया, आयोग के नाम पर। तो इस तरह की बातों का आपने कभी क्यों नहीं विरोध किया? आपको मैं इसी का विश्लेषण बताना चाहूंगा। इस देश में अंधविश्वास केवल नहीं, मेरे उसका जवाब ओबीसी अंधविश्वास नहीं। मैं बाबा साहब ने बाबा साहब ने, आप उसे डाइवर्ट मत करिए मेरे सवाल का, ये क्योंकि ये बात है भाई, जब हिंदू मुस्लिम के नाम पे 1947 में बंटवारा हो गया, जब एक कम्युनिटी के लिए बाकायदे पाकिस्तान जैसा बड़ा देश बना दिया गया, तो फिर बैकवर्ड और एससी का जब आज की डेट में आरक्षण क्यों दिया जा रहा है उनको? उसको सुन लो। इस देश में क्या पाखंड हिंदू के पंडे पुजारी फैलाते हैं या मौलवी भी फैलाते हैं? मौलवी भी उतना ही करते हैं जितना पंडे पुजारी करते हैं। नहीं, इसमें पंडे पुजारी वाली बात ही नहीं है जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, देखिए ये पॉलिटिकल नेता जो है इस चीज को हरदम जो है क्यों इमोशनल वे में डाइवर्ट कर देते हैं। यहाँ सीधी बात है, कि भाई ओबीसी और पिछड़ों की आप लोग राजनीति करते हैं। आप लोग उस जो बाबा साहब ने संविधान सभा में कहा कि आरक्षण जो है बैकवर्ड क्लास को ही मिले, हिंदुओं के बैकवर्ड क्लास को मिलेगा, ये संविधान में इसकी व्यवस्था भी की गई। अगर ना लिखा हो ये नहीं, अगर ये ना लिखा हो तो आप बताइए। मेरे पास ये संविधान रखा है, अगर ना लिखा हुआ तो नहीं, अभी बैटर लग जानी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपने पूना पैक्ट पढ़ा है जिसमें बाबा साहब ने कहा था कि हमें 2 वोट दें, हमारे प्रतिनिधि हमारे में से चुने जाएं और जनरली सारे प्रतिनिधि हमारी वोट के साथ जुड़ करके चुने जाएं। आपका कहने का मतलब है महात्मा गांधी ने अमरण अनशन रख दिया कि मैं इनको 2 वोट का ड्यूअल वोट का अधिकार नहीं दूंगा। और जो बात आप उनको कह रहे कि उन्होंने कहा हिंदुओं को ही मिले, बाबा साहब ने कहा था कि मैं रिजर्वेशन उन जातियों को देना चाहता हूं जो बहुत लाचार और मतलब बहुत पीछे रह गई हैं, उनको बराबर खड़ा करना। लेकिन मनुवादी शक्तियों ने, आप ये बताइए, जातियां मुसलमान में होती हैं? मैं क्या कह रहा हूं, जातियां मुसलमान में होती हैं? सभी में नहीं होती है। होती है, नहीं है, जुलाहा है, उसमें अंसारी है, जातियां तो हिंदू समाज में नहीं, शेख है, पठान है, अंसारी है और इदरीसी है, उनको आरक्षण की व्यवस्था जी, उनमें भी इसी तरह एससी, बीसी और जनरल है, उनमें भी ये तो नई व्यवस्था आप कर रहे हैं। नहीं, उनमें भी है। आपने फिर पढ़ा ही नहीं जी, आपने नहीं पढ़ा जी। मैंने तो पढ़ रखा हुआ है, मैंने तो पढ़ रखा है जी। मैंने तो संविधान यहाँ पास में रख रखा, संविधान को पढ़ करके मैं बोल रहा हूँ कि सारी इसी तरह से जातियां, आप जो है मुसलमान एससी भी हैं, आपके बीसी भी हैं और जनरल भी हैं, शेख, पठान, ये सारे जनरल कैटेगरी। मेरे कहने का मतलब ये है, ओबीसी नेता राजकुमार सैनी इस बात को वैध मानते हैं कि ओबीसी के 27% और दलितों के जो है 22% आरक्षण में से अगर मुसलमानों को आरक्षण दिया जा रहा है तो वो किसी भी तरह से गलत नहीं है। ये कह रहे हैं नहीं, वो तो ये संविधान ये कहता है कि जो जातियां जाति नहीं, मुसलमानों को आरक्षण दिया जाना गलत। हिंदू में बाइफरकेशन नहीं है संविधान में भाई, ऐसा कोई बाइफरकेशन ऐसा कहीं नहीं, ऐसा भी कहीं नहीं लिखा जो आप मेरे को पढ़ा रहे हैं कि मुसलमान के या हिंदू के बैकवर्ड को मिलेगा, मुसलमान के बैकवर्ड को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं लिखा हुआ। नहीं, लिखा हुआ तो मेरे को पेश कर। मुसलमान में जातियां होती नहीं, जाति के आधार पर आरक्षण है। आपने यही नहीं पता फिर भैया अभी तक कि मुसलमानों में पठान हैं, शेख हैं, जो जनरल कैटेगरी हैं, जो इसमें एससी भी हैं, बीसी भी हैं, जुलाहे हैं, आपके जो है ना इदरीसी हैं, दर्जी हैं, ये सारे बैकवर्ड के लोग हैं। इसमें भी जातियां हैं, हिंदू इसमें भी जातियां हैं, हिंदू समाज में जातियां जो बनाने वाले लोग हैं, उन लोगों ने इस देश का इतना कचरा कर दिया कि आज अगर देश में संविधान को लागू कर दिया जाता जो बाबा साहब ने लिखा था कि कोई जाति, धर्म, लिंग भेद, आर्टिकल 15 या 16 पढ़ो,
कि जाति धर्म लिंग भेद जन्म स्थान से कोई ऊंचा या नीचा नहीं है। अगर आर्टिकल 15-16 आप पढ़ लेंगे नहीं, तो मैं उसमें तो कहीं आरक्षण नहीं की लिखा बात हुआ। कर रहा हूं, मैं आरक्षण की बात कर रहा हूं। मैं आरक्षण की बात कर रहा मतलब हूं। आप मान रहे हैं ना, उसमें फिर मुसलमान आप हिंदू की नहीं, किताब कहां आ गई? आप ये बात मान रहे हैं ना, इसके लिए आप रजामंद हैं कि ओबीसी और एससी के आरक्षण में से जो है मुसलमानों को जो है आरक्षण देना चाहिए। मैं क्या मान रहा है, संविधान कह रहा है ठीक कि है, सभी ठीक जातियों है। को आरक्षण, जो एससी और बीसी हैं, किसी हिंदू में, क्रिश्चियन में है, सिख में है, ठीक, ठीक। मुसलमान में है, अब अगली बात सभी पे में आते है, हैं, अब अगली बात पे आते सभी में। संविधान की जो व्याख्या है, हमने कहा कि अभी 100% आरक्षण होना चाहिए। मैंने तो इसमें ब्राह्मण बनिए ठाकुर, आपने बात छेड़ी थी आरक्षण की। मैंने कहा आरक्षण इस देश के 100% जो कांग्रेस कह रही है कि हम 100% सबकी संख्या के मुताबिक सामाजिक न्याय करेंगे, हमने उनको समर्थन कर दिया। यहाँ से बात स्टार्ट हुई और उस समर्थन के बाद हमने कोई बार्गेनिंग नहीं की कि भाई हमें विधानसभा लोकसभा हम कुछ सीटें देंगे। हम अपनी लड़ाई इसी ओबीसी के मुद्दे पर आज भी कायम है कि भाई ये जो बैकवर्ड है इसका हिस्सा पूरे देश में 11% क्यों? आखिर देश के 600 जज हैं। अब बताइए 600 जजों में अपर कास्ट हैं, जहां आखिरी फैसले होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों में, वहां पूरी जुडिशरी में क्या इतने लोग वो थे कि जो आदमी पढ़ करके मिसाइलें बनाने में और जो देश के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की संतान के इतने लोग जो 9-9 10-10 मतलब भाषाओं का ज्ञान रखने वाले लोग थे, उन समाजों में कोई जज लगने काबिल नहीं था। लेकिन आगे आ जा मीडिया में कोई घराना प्रिंट मीडिया टीवी चैनल इन लोगों का नहीं है। अब आ जाए ब्यूरोक्रेसी। इस ब्यूरोक्रेसी में एक वीडियो है, अगर वो वीडियो हम आपको बोल देते हैं, ये खेल गजब है। 1 अप्रैल 2018 तक किसी भी भारत के जो 40 यूनिवर्सिटियां केंद्र सरकार रन करती थी, एक भी प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर तक नहीं लग सका। ये आज तक न्यूज चैनल पर आरटीआई बोली गई और वो बंदा मोदी ने निकलवा भी दिया। मेरा ये कहना है कि इस देश में जो भेदभाव हुआ, जिसमें मतलब जो ये लिखा गया कि ये निचले तबके को तो सिर्फ अभी भी वो पता नहीं कौन सा था कि निचले तबके से अगर कोई बड़ी पोस्टों पर नियुक्त कर देंगे, ये सेवा तो अच्छी कर सकते हैं, ये फैसले अच्छे नहीं ले सकते। वो विजय पता नहीं कौन सा पत्रकार था, अंजुमन क्या नाम है उसका, उसने ये बात कोट करी। जो लोग सुई से जहाज बनाते हैं दुबई के बुर्ज खलीफा पर, जहां पर बड़े बड़े इंजीनियर फेल हो गए थे, भारत के लोहार ने 829 मीटर ऊंचे बुर्ज खलीफा के ऊपर 75 फीट का कलश चढ़ा दिया। उनमें कोई टेक्नोलॉजी की कमी है, लेकिन समस्या सिर्फ ये है कि हाथों में शासन प्रशासन जिनके कठपुतली बना, वो इस तबके को सिर्फ यूज करना चाहते हैं, चाहे धर्म के नाम पर, सत्ता के एंगल से या अर्थव्यवस्था के एंगल से, सिर्फ भिखारी बना करके सिर्फ इस्तेमाल करने की जो प्लानिंग हुई, वो ये देश का प्रैक्टिकल प्रमाण सामने खड़ा है। आज इसी वजह से कांग्रेस है चाहे बीजेपी, उनको ये तो समझ में आ गया कि अब ओबीसी बिना शासन सत्ता में बैठना बड़ा मुश्किल है। अगर नैब को ये लोग ना बनाते तो बीजेपी की निक्कर लोग उतार देते और 10 की 10 उड़ जानी थी, और उस मुद्दे पर उड़ जानी थी जिसमें जातिगत जनगणना का मुद्दा सब 100% लोगों के लिए बोला गया था। तो क्या नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाना जो है बीजेपी ने अच्छा कदम किया? अरे बीजेपी ने अपनी 5 सीटें बचा ली, अन्यथा साफ थी एक भी सीट बचनी नहीं थी। ये तो ओबीसी को एक झुंझुने की तरह मतलब जो है ना भाई अब बचाओ, लेकिन लाखों सीटें हमारे पास अभी बैकलॉग में बैकवर्ड की पड़ी हैं। अगर ये मुख्यमंत्री जी इन सीटों को अभी भर दें तो बीजेपी को अगले चुनाव में भी कोई नहीं छेड़ सकता। लेकिन वहाँ भाई हमारे लोगों के बैकलॉग को कैसे पूरा कर दें? वहाँ तो उन्होंने अपने लोग लगाने हैं, भले मुख्यमंत्री किसी को बना दें।
हमें तो सिर्फ दिखाने के लिए लगाना है। लेकिन ये कहा जाता है कि नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने राजकुमार सैनी की राजनीति कम कर दी या खत्म इसमें कर दी। इसमें इसमें बिल्कुल 100% ये मास्टर स्ट्रोक था बीजेपी का। और जैसे अभिमन्यु को लोग कहते हैं ना कि असलिया कि नकलिया मुगानियाँ, मैं उस संदर्भ में कहूँगा कि बीजेपी का जो मास्टर स्ट्रोक है राजकुमार सैनी को घेरने का, इससे बड़ा हो नहीं सकता। तो ये मानते हैं कि आप अब क्या ये मानने लगे हैं कि आपकी राजनीति जो है नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनने से कम हो गई है? मैं किसी की बैसाखियों के ऊपर कभी न चला, ना किसी से डरा। मुझे तो उन्होंने भी बहुत डराने की कोशिश की, जो लोग कहाँ थे हमारे बिना हरियाणा में पत्ता हिलता नहीं है। मैंने कहा भाई पत्ता सभी के कुदरत के हिलाने से, इस प्रकृति के हिलाने से पत्ते हिलते हैं, किसी के हिलाने से पत्ते नहीं हिलते। और मैं आज भी इंद्री विधानसभा से और राई विधानसभा से, गुहाना विधानसभा से हमारी पार्टी लगभग 5-10 सीटों पर, नारायणगढ़ और कई सीटों पर काम कर रही है। हमने इन जो पार्टियों का गठबंधन किया है, सबके साथ अगले महीने में स्टीयरिंग कमेटी फैसला करेगी कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें लड़ेगी, और 90 की 90 लड़ेंगे। इसमें बीजेपी उठे, कांग्रेस उठे, इससे हमारा क्या मतलब है? क्या राजकुमार सैनी भी विधानसभा चुनाव में कदम ताल ठोकते हुए नजर आएंगे? ठोक रहे हैं, पूरी ठोकते हुए नहीं, ठोक रहे हैं, अभी पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। हमारा ये मकसद थोड़ा है ना कि भाई बीजेपी ने घेराबंदी कर दी कि भाई हम घर बैठ जाएंगे। तो विधानसभा कौन सी? मैं इंदरी से लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ। तो कितनी सीटों पे आपकी पार्टी लोकतंत्र सुरक्षा मंच जो है ये चुनाव? 10 पार्टियां हैं, 10 9 लड़ेंगी, 8 लड़ेंगी, या कोई कम ज़्यादा करके लड़ेंगी, ये हमारी स्टीयरिंग कमेटी फैसला करेगी। लेकिन ये आपके गठबंधन में जो जाना पहचाना और बड़ा नाम है वो तो आप ही का नजर आता है। नहीं, तो वामन क्या मेश्राम भी है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पूरा मुल्क जानता है, सीपीआई को पूरा मुल्क जानता है, ऐसा नहीं है। हरियाणा की राजनीति में जितना वोकल और जितनी दमदार आवाज आपकी रही है, उतनी तो आपकी पार्टी में किसी और, आपके घर फ्रंट में किसी और की नजर नहीं आ रही। देखिए अब किसकी छोटी है, देखिए जहाँ बीजेपी की फाइल रखी है उसमें चुनाव आयोग में, वहीं राजकुमार सैनी की भी फाइल पार्टी की रखी है। कल बीजेपी बहुत छोटी पार्टी थी, उसके 2 विधायक, 2 एमपी, 1 एमपी, कभी 0 एमपी, कभी कुछ मतलब जो है ना चौटाले के तलवे चाटने, कभी बंसीलाल के। तो बीजेपी भी यही करती थी जब मतलब उनका पैर धरती पे नहीं था। उनने भी 1952 जनसंघ से स्टार्ट होकर के अटल बिहारी वाजपेयी तक 95 में सत्ता में आए, 43 साल में। मेरी पार्टी की उम्र अभी 6 साल है, मैंने 18 में पार्टी बनाई है। और मेरा तो बच्चा अभी फर्स्ट क्लास में, मतलब पहली क्लास में पढ़ रहा है। मैं आपको लगभग जो अभी इस पार्टी से मैंने पूरी यूपी, मतलब 75-80 जिलों में से, मतलब जो उत्तर प्रदेश के मतलब 80 लोकसभा सीटों में से और 60 लोकसभा सीटों तक, लगभग 60 जिलों तक तो हम गए, और उन सभी जिलों में अपनी पार्टी का प्रचार करके हमने कैंडिडेट लड़ाए। ये बात दीगर है कि जहां फाइलें कांग्रेस और बीजेपी की रखी, उसी अलमारी में राजकुमार सैनी की लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की भी फाइल रखी है। जिस दिन लोग उधर से हट के मेरे साथ जुड़ जाएंगे, उस दिन मेरी पार्टी बड़ी हो जाएगी। कल कांग्रेस पार्टी के साथ लोग जुड़े हुए थे तो कांग्रेस पार्टी बड़ी थी, भाई पूरे देश में हम ही पार्टी हैं। अब बीजेपी के साथ जुड़ गए, बीजेपी से हटेंगे तो राजकुमार सैनी के साथ जिस दिन जुड़ जाएंगे तो राजकुमार सैनी की पार्टी बड़ी हो जाएगी। हाँ, दूसरा ये था कि आपका फ्रंट तो है ही है, साथ में एक फ्रंट और भी है, इनेलो और बसपा का, अभय चौटाला उसका नेतृत्व कर रहे हैं। उससे भी कोई तालमेल की बात हो रही है या उनके साथ भी जाने का गुंजाइश बन सकती है? देखिए, इनेलो और बसपा ये विपरीत विचारधारा की गठबंधन है। गठबंधन विचारधारा का हो तो गठबंधन है। जिन लोगों को लोग गालियां देते रहे बसपा के, भाई हमारा शोषण करते हैं, हमारे को धमकाते हैं, हमारे को जलील करते हैं, वैसे ही पहले बसपा जो है ना किनारे पे खड़ी है। मैं भी सोच रहा था कि भाई हम गठबंधन कर लें, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव देखा तो, पिछली विधानसभा का चुनाव देखा तो कहीं वोट
बैंक खड़ा दिखाई देता नहीं, लेकिन फिर भी हमारी मूवमेंट एससी और बीसी की, हमने कहा कि हम जोड़ लें। लेकिन उन लोगों को कहीं जो जहाँ से 10 पैसे का फायदा होता हो, तो वो वहाँ यहाँ मायावती की से निचले पासा जो प्रादेशिक लोग हैं, उन लोगों की सोच ये बनी हुई है कि वो राजनीति को कम अपने पर्सनल को ज़्यादा देखते हैं। उनको चटाले में दिखाई दिया होगा कुछ। आजकल जाट समाज तो हुड्डा के साथ भाग रहा है, वे कांग्रेस में हमारा मुख्यमंत्री बने, और उनके बाप श्री देवीलाल जी इस देश में डिप्टी पीएम तक बने। अब घर में यूथ बाज रहा है, और घर के यूथ से ये भी पता लग गया कि कहीं एक आध सीट, अब पूरा परिवार 5 सीटें उस परिवार की हारी, पूरा ही परिवार हार गया देवीलाल का जो डिप्टी पीएम थे। अब उसमें राजकुमार सैनी क्या मतलब कमेंट कर सकता है। इतना जरूर कहूँगा कि यहाँ भजन लाल गया, बंसी लाल गया, यहाँ पर अब देवीलाल की भी क्लोजिंग हो रही है, और यहाँ पर जो है ना मनोहर लाल की भी क्लोजिंग थी। अगर इस लाल को हरियाणा में रखते तो 5-10 की 10 सीटें हारनी थी। अब लालों का तो क्लोजिंग है। अब तो यहाँ कुमार पैदा होंगे, अब वो जो है ना कभी तो होंगे ही। बिल्कुल। तो अब क्या लगता है कि ये 10 फ्रंट जो है चुनाव में, विधानसभा में कितनी सीटें मान रहे हैं, किस चुनाव बाद किस तरह की पोजीशन की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं आप? देखिए, मूवमेंट में इतना तो मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि आजकल कांग्रेस भी उसी मुद्दे पर बोल रही है, बीजेपी भी बैकवर्ड को रिझाने के लिए अनेकों घोषणाएं कर रही है। देना दवाना तो कुछ नहीं, लेकिन इनको बहकाना है। और बैकवर्ड समझाया जाना बड़ा मुश्किल है, बहकाया जाना बड़ा आसान है। इन लोगों को बहका करके ये लोग उल्लू सीधा 77 साल से कर रहे हैं, और हम समझाने पर लग रहे हैं। कभी ना कभी तो समझा ही देंगे। धन्यवाद राजकुमार सैनी जी। तो ये थे ओबीसी नेता राजकुमार सैनी जी, जो कि ओबीसी और एससी की राजनीति हरियाणा में कर रहे हैं, जिनका कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो जनता को जो है अपने मुद्दों को समझाने में कामयाब होंगे, और 100% आरक्षण की ये वकालत करते हैं कि जाति गणना होनी चाहिए, और जिस अनुपात में जातियों की जनसंख्या हो उसी अनुपात में जो है वो आरक्षण भी तमाम जातियों को मिलना चाहिए। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, चंडीगढ़।